नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात और आज मेरे खास मेहमान हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह। स्वागत है आपका आज तक पर। सर, आपने चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, कश्मीर में, सब जगह आपकी पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस है। दिल्ली में ऐसी क्या मजबूरी रही कि पार्टी को अपने नेताओं की जगह बाहर से किसी नेता को लाना पड़ा? देखिए, इसमें मजबूरी का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार समाज के विविध क्षेत्र में जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है, साफ छवि है, एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे नेताओं को प्लेटफॉर्म दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है। कई ऐसे सीरीज ऑफ नेता में आपको सुनिए तो मैं सीरीज ऑफ लीडर्स ऐसे गिना सकता हूँ। सीएम बनाना, मंत्री बनाना, सांसद बनाना या विधायक बनाना या राज्य सरकार में मंत्री बनाना, ये चुनाव पर निर्भर करता है। इसमें कोई इस तरह की बात जो आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मजबूरी थी, ऐसा नहीं है। हमारा प्रयास सिंपल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी को और प्रयास कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से किरण जी की जो छवि है, एक करप्शन और क्राइम के खिलाफ लड़ाई करने की, उसका फायदा है और उसमें मुझे कोई ऐसी नैतिक बात नहीं लगती कि बाहर से अगर विश्लेषण किया जाए, अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो ये माना जाएगा कि आपने अपने छात्रों को देखा और बोला कि हमारे में से कोई योग्य है नहीं, बाहर की एक छात्रा है, वो बड़ी होनहार है, उसको लाओ। देखिए, इस तरह से जुमलों में इस तरह की गंभीर बात को उलझाना ठीक नहीं होगा। हमारे काफी नेता आज दिल्ली में से मंत्री बने हैं, सांसद बने हैं और दिल्ली के अंदर भी जो नेता है उनको उनके पास संगठन का जिम्मा है। चुनाव कोई किरण जी अकेली नहीं लड़ रही है, मंत्रिमंडल कोई किरण जी का अकेले का नहीं बनने वाला है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही बनने वाला है। मगर इसको लीडरशिप की क्राइसिस ये नाते प्रचारित करना, मुझे लगता है मीडिया के लिए हमारे खिलाफ के मुद्दों की बैंक्रप्सी है। भारतीय जनता पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास हर स्तर पर काम कर सके ऐसे सबसे अच्छे नेता उपलब्ध हैं। इस फैसले से दिल्ली चुनाव में खलबली मची है और सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो आप ही की पार्टी पर पड़ा है। अगर हम कैमरे से इर्द लोगों से बातचीत करते हैं बीजेपी के, वो हमें बताते हैं कि हमें दशक हो गए जूते घिसते घिसते, जब चुनाव की बारी आई तो बाहर से किसी को लेके आया। उनको बड़ा बुरा लगा आपका फैसला। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, राजनीतिक पार्टी में और खास कर जिसका आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, ऐसी पार्टी में कभी इस तरह के भाव छिपे नहीं रहते, सरफेस पर आ ही जाते हैं। आज पर्चा वापिस करने की तिथि के बाद एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बागी प्रत्याशी नाते खड़ा नहीं है और टॉप टू बॉटम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, एकजुट होकर काम कर रहे हैं, एक मुश्त होकर काम कर रहे हैं। ज्यादातर बूथों में लगभग 82% बूथों में बूथ 3-4 तय हो चुके हैं, पन्ना प्रमुख तय हो चुके हैं और पन्ना प्रमुख के मीटिंगों को मैंने स्वयं लेकर उसका क्रॉस चेकिंग भी किया है, उनकी हौसला अफजाई। राजनीति में बगावत दो किस्म की होती है, एक तो खुली बगावत कि कोई जाके अपना पर्चा भर दे, दूसरा होता है कोई हाथ खींच ले, कहे कि ठीक है अमित शाह ने फैसला लिया, जेटली जी का फैसला है, मोदी जी का है, ठीक है हम काम तो करेंगे लेकिन खुले मन से नहीं करेंगे। राहुल जी, 10 तारीख को हम मिलेंगे। ऐसा हो रहा है कि नहीं? जरा भी नहीं हो रहा है और मुझे आश्चर्य है कि मेरी पार्टी की जानकारी मुझसे ज्यादा आपको है, क्योंकि हम तो दिन भर दिल्ली इलेक्शन कवर करते हैं। मैं भी तो दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली के कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ और आपसे ज्यादा ही परिचय होगा। कहीं पर ये बात नहीं, आपको आगे कोई नहीं कह रही है? कोई सवाल ही नहीं है। हर कार्यकर्ता खुलकर मेरे साथ बात करता है, हर कार्यकर्ता से मेरा सीधा संवाद है और दिल्ली के करीब 14,000 कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मुक्त चिंतन सवाल जवाब किए हैं। कहीं पर कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा खड़ा करना आप चाहेंगे तो भी नहीं होगा। 19 आपके मंत्री, अरुण जेटली खुद ऐसे वक्त पे जब उन्हें बजट पे काम करना होना चाहिए, अपना मंत्रालय छोड़कर बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठे हैं। आपके तमाम पदाधिकारी, ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने पूरी फौज उतार दी है दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। मगर इसमें अजूबा क्या है? नहीं, इतने छोटे राज्य में इतनी बड़ी फौज की जरूरत? हम हर चुनाव में करते हैं, हर चुनाव हम सबसे अच्छे मार्जिन से, सबसे अच्छे अंकों से जीतना चाहते हैं। जीत का बढ़त लंबा हो, वो भारतीय जनता पार्टी के हित में। ऐसा नहीं लग रहा कि एक तरफ इतनी बड़ी एक विशाल सेना और दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी?
देखिए, मीडिया के परसेप्शन के लिए मैं मेरी रणनीति नहीं बदल सकता। मैं इतना ही कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बताई है उसके हिसाब से आप समझ कर चलेगा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत के बाहर आएगी। पर अगर अखबार उठ के कोई सुबह पढ़े तो उसमें खबरें आ रही हैं कि अमित शाह नाराज हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बेदी को लाने पर जो सपोर्ट नहीं मिल रहा उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ताकि और लोग आके मदद करें। देखिए, खबरों में कुछ सच्चाई? देखिए राहुल जी, हम अगर खबर पढ़कर हमारी राजनीति आगे बढ़ाते तो 2002 में ही घर पे बैठ जाते। 2002, 2007, 2012, 2014 हर बार मीडिया को गलत सिद्ध करने का काम देश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और इस बार भी अगर आप कहते यही आपका आकलन है, नहीं, मैं नहीं कह रहा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, आपका आकलन आप बता रहे हैं, इसीलिए तो सवाल पैदा होता है। अगर आप कन्विंस नहीं है तो क्यों सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं अगर आप पहली दफा सुनिए तो आप अगर कन्विंस नहीं है ऐसी चीज क्यों पूछ रहे हैं? मैं बताता हूं, रोचक बनाने के लिए कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये मान्यता है तो ये मान्यता 10 तारीख को गलत पड़ेगा, और प्लीज एंकरिंग करते वक्त बता दीजिएगा कि आप गलत पढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी सच पढ़ी। नहीं, लेकिन जो विश्लेषक है उन्हें बीजेपी में खलबली एक नजर आती है। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी थोड़ी पैनिक कर गई है, उसे एहसास हो रहा है कि शायद जैसे जैसे 7 तारीख नजदीक आ रही है कैंपेन को जो रफ्तार पकड़नी चाहिए थी शायद वो नहीं पकड़ रहा। क्या बात में सच्चाई है? भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन अपनी डिजाइन के हिसाब से 2 कदम आगे ही है, जरा भी पीछे नहीं। डिजाइन के हिसाब से आगे ही? नहीं, मैं खुद देख रहा हूँ इलेक्शन। नहीं, वो तो है ही, नाक का सवाल है। क्लोजली मॉनिटर, नाक का सवाल नहीं है, मेरा दायित्व है। चुनाव नाक के सवाल के लिए नहीं लड़े जा सकते। हमारे लिए चुनाव एक लोक संपर्क का माध्यम है, मेरी विचारधारा को लोगों के पास पहुंचाने का एक माध्यम है। मेरी पार्टी की सरकार ने अच्छे काम जो किए है उसको लोगों के पास पहुंचाने का माध्यम है। मेरे नेता का जो अच्छा काम है वो लोगों के पास पहुंचाने का माध्यम है। आप लोगों के लिए चुनाव टीआरपी है, हमारे लिए चुनाव खबर है। सुनिए तो, इस बात में स्वीकार ही नहीं करता। सुनिए तो, हमारे लिए चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का और लोकतांत्रिक पार्टी का बेस ब्रॉड करने का एक जरिया है, और हम रिलीजियसली इसके लिए परिश्रम कर रहे हैं। क्या आप ये मानेंगे कि पहली दफा एक राज्य में हम ये देख रहे हैं कि जो दिल्ली का वोटर है वो आर्थिक आधार पर बढ़ गया है, कि जो दिल्ली का गरीब वर्ग है वो पूरी तरीके से केजरीवाल के साथ खड़ा है, जो मध्यम वर्ग है, जो अमीर लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ये चुनाव जात का नहीं है, धर्म का नहीं है, जितना कि इकोनॉमिक स्टेटस का है। देखिए, दिल्ली के मतदाता में मैं कोई डिवीजन नहीं देखता। दिल्ली का मतदाता बाय एंड लार्ज हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जहां तक आप पार्टी का सवाल है, आपको पार्टी पूर्णतः एक्सपोज हो चुकी है। आप मेरी बात मानकर चलिएगा, आप पार्टी पर आज दिल्ली के मतदाताओं का भरोसा नहीं। आप अगर आप बाहर निकले सड़कों पे, ठेले वाले से पूछें, रिक्शा वाले से पूछें, कोई मूंगफली बेच रहा है उससे पूछें, सब्जी वाले से पूछें, वो बहुत हद तक आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। आपको अध्यक्ष के नाते इस बात का एहसास है कि शायद इन लोगों के मन में बीजेपी अमीरों की पार्टी बन रही है और आम आदमी पार्टी गरीबों की? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब काउंटिंग होगा आप देखिएगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग का समर्थन हासिल है। और आप पार्टी, मैं आपको दिल्ली की जनता की नब्ज जानकर कहता हूं, आप पार्टी दिल्ली की जनता के आगे एक्सपोज हो चुकी है। अच्छा, ये जो अब शाजिया इल्मी को लाए, विनोद बिन्नी को लाए, कृष्णा तीरथ को लाए, ये आपका एक ट्रेंड हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आपने ऐसा ही किया, हरियाणा में भी आपने ऐसा ही किया, कांग्रेस में पकड़। अमित शाह को बाहर से नेता लाने का शौक। अरे मैं तो राहुल कंवल को भी ले आऊं अगर आना है। माफ कीजिए। भारतीय जनता पार्टी फंसा देंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का जो मेरी विचारधारा का समर्थन करता है उसका स्वागत है, और हम पार्टी को एक्सपांड करने में मानते हैं। फैमिली प्लानिंग पार्टी के एक्सपेंशन में नहीं, पर ये वो सरकार का एजेंडा है। पर ये वो लोग हैं जो दशकों से आपको कोसते आए, गांधी परिवार के एकदम नजदीक, दशकों से भाजपा को, मोदी जी को कोसते आए। आपको मंजूर है? भूल हमारा हृदय बड़ा है, उन्होंने सोचना है कि वो क्या कहते और कहाँ है, मुझे नहीं सोचना है। हमारा मन बड़ा है, हम आप भी कोसते हैं तो भी स्पिरिट से लेते हैं। राजनीति में हमारे सामने चुनाव लड़ने वाले लोग भी अगर
लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी बात को कहते हैं तो हम उसको एक स्पिरिट से। किरण बेदी को लाने का फैसला आपके हिसाब से क्या चल रहा है, या फेल हो गया, या गलती हो गई, या बड़ा अच्छा मास्टर स्ट्रोक था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किरण बेदी जी को पार्टी में आने के बाद निश्चित रूप से इसका किरण बेदी जी की इमेज का हमें फायदा होने वाला है। मगर भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, और दुनिया का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का तरीका होता है, हम हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारी सरकार के अच्छे कामों के आधार पर, और हमारा जो एजेंडा है इसके आधार पर। कुछ तो आपने विश्लेषण किया होगा ना। आपने महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं किया, झारखंड में नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, बाहर से जब आप किरण बेदी को ही खुद लाए, अमित शाह के दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं चलता। कुछ तो चल रहा था। अब इतने मासूम बन रहे हैं। मैंने कहा मासूम बनने का सवाल नहीं है। क्या स्ट्रेटेजी थी? काफी लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते, यूपी में भी जुड़े थे, महाराष्ट्र में भी जुड़े हैं, हरियाणा में भी जुड़े हैं। क्या आपको केजरीवाल का तोड़ चाहिए था? केजरीवाल का कोई तोड़ करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात राहुल जी मानकर चलिएगा कि केजरीवाल आज एक्सपोज हो चुके हैं। कैसे? आपने बार बार कह दिया। मैं बताता हूं कैसे। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा, उन्होंने बनाई। उन्होंने कहा था हम कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, उन्होंने लिया। उन्होंने कहा था सरकार बनने के बाद 3 ही दिन में हम शीला दीक्षित पर एफआईआर करेंगे, उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा था हर सप्ताह में मुख्यमंत्री लोक दरबार करेगा, लोक संपर्क करेगा, सचिवालय में करेगा, एक ही बार कर बंद कर दिया और अब करने का नाम नहीं दे रहे। उन्होंने कहा था कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हम परमानेंट कर्मचारी का दर्जा देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि हम ये जो इरेगुलर कॉलोनी, अनऑथराइज कॉलोनी है, उनको रेगुलराइज करेंगे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल तक सरकार चलाऊंगा, 49 दिन में वो चले गए। उन्होंने कहा बाद में वो सीधे मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए चले गए। काशी गए, वहां कहा हारूंगा या जीतूंगा, काशी की सेवा करूंगा। हारने के बाद एक भी दिन वो नहीं गए, फिर से यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए आ गए। उनकी पार्टी के वरिष्ठ स्थापक सदस्य ही कहते हैं कि उन्होंने सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज किए। मुझे तो कोई और बाहर से सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। शांति भूषण जी से वो किनारा नहीं कर सकते। नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ यूटर्न की सूची तो आपकी भी है। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट, जो कि चीन में हमारी हार हुई चीन के साथ 1962 की लड़ाई में, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। जेटली जी आपका बयान था। अब जब आप लोग सरकार बना लिए, आपने कहा कि नहीं हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। आधार पे आपने कहा कि जो मनमोहन सिंह कर रहे हैं, नंदन नीलेकनी कर रहे हैं, अब आप आधार के सबसे बड़े मेरी बात सुनिए ना। भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड यूटर्न आप गिना रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव है। मैं इनके जो यूटर्न गिना रहा हूँ, यूटर्न नहीं, मॉरल यूटर्न है। इनकी मॉरल राजनीति का उनका दावा है, इनका मॉरल यूटर्न है। आपका नहीं है? नहीं, हमारा मॉरल यूटर्न नहीं है, कभी किसी भी बात पर नहीं है। ना करप्शन के लिए है, ना कोई और बात पर है। हमने कभी मॉरल यूटर्न नहीं लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव विपक्ष में बैठकर एक बात को देखते हैं, पूरी डिटेल हमारे पास होती नहीं है, तब देखते हैं। तो ये क्या बात हुई? सुनिए, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल पर सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी इस बिल को रद्द कर देंगे। अब मोदी जी बड़े गर्व से कह रहे हैं रद्द कर देंगे, ऐसा नहीं कहा। मैं आपको एग्जैक्ट बयान पढ़ के सुना, मुरली मनोहर जोशी का बयान, मगर अगर बीजेपी की सरकार आती है हम खत्म कर देंगे इस भाई छोड़िए बयान। हमने न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल के अंदर राज्यसभा में हमने जो अमेंडमेंट किए थे वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, हमने समर्थन किया था। बयान छोड़िए ना, ये तो राज्यसभा का रिकॉर्ड है, तभी तो जाकर बिल पास हुआ था। आधार, जिसको आप पहले कोसते थे, आधार में हमारा एक ही मुद्दा था कि बांग्लादेशी घुसपैठ है, इसके आधार पर नागरिक न बन पाए, इसकी चिंता कर लिए। आधार के मूल विचार पर कभी हमने कोसा नहीं था, क्योंकि पहले तो बहुत आपत्ति जताई। मगर उसके कंटेंट देखिए ना, आपत्ति किस चीज पर थी। मैं उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री था, मैंने ही पत्र लिखा था देश के गृह मंत्री को, मैंने ही पत्र लिखा था, विरोध था। मगर हमारा कंटेंट नहीं था कि आज एक पंचायत का सरपंच अगर सर्टिफाइड करता है कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया इसके आधार पर अगर देश का नागरिक बनता है, इसकी रोकथाम हो गई। हमारा आधार से कोई मूलतः तत्वतः मतभेद नहीं था। सर, किरण बेदी जी का मैंने पहले दिन इंटरव्यू किया,
उन्होंने कहा कि वो खुली बहस के लिए तैयार हैं, केजरीवाल के साथ डरेंगी नहीं, भिड़ेंगी, 1-on-1 बहस होनी चाहिए। अगले दिन सुबह उन्होंने बयान दिया कि मैं बहस के लिए तैयार नहीं, कि सिर्फ विधानसभा में बहस होगी। क्या हुआ पर्दे के पीछे कि 12 घंटे के अंदर किरण बेदी जी की राय बदल गई? मेरी बात नहीं हुई इस बारे में किरण जी से। आपकी नहीं हुई? मेरी बात नहीं हुई। नहीं तो फिर क्यों नहीं बीजेपी बहस करना चाहती अरविंद केजरीवाल और अजय माकन के साथ? आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से लोकतंत्र बढ़ रहा है, चीफ मिनिस्टर्स के बीच में एक बहस होनी चाहिए? भाई हमने तो आज 5 सवाल पूछे मेरी पार्टी की ओर से, कल भी 5 पूछेंगे, परसों भी 5 पूछेंगे। पहले इनके तो जवाब दे रहे, बहस अपने आप हो जाएगी। 1-on-1 कि एक तरफ किरण बेदी आपकी सीएम कैंडिडेट, दूसरी तरफ केजरीवाल, तीसरी तरफ अजय माकन, जनता पूछे, दिल्ली की जनता इन तीनों से पूछे। इस तरह के कैओटिक सिचुएशन में जनता निर्णय नहीं कर सकती। दोनों ओर से जो समर्थक आएंगे और कैओटिक सिचुएशन होती है, डेमोक्रेसी के अंदर बहस डिसिप्लिन तरीके से संवैधानिक फोरम में होनी चाहिए और मीडिया के सामने होनी चाहिए। आज मेरी पार्टी ने 5 सवाल केजरीवाल जी को पूछे हैं, उन्होंने जवाब देना चाहिए। वो चाहे तो हमें भी सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं 50 सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, आए तो सही किरण बेदी। जनता को ये लग रहा है। मगर किरण बेदी क्यों आए? सीएम कैंडिडेट केजरीवाल का जवाब किसने देना है मेरी पार्टी तय करेगी। भाई हमने सवाल पूछा है, केजरीवाल न दे, उनका कोई और बंदा दे। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी डर गई बहस से? बहस से डरने जैसा बीजेपी के पास कुछ नहीं। आप ही कर रहे हैं ना, आप थोड़ी ना केजरीवाल से कम है। पूछिए। नहीं, हम तो आपसे पूछ ही रहे हैं। पूछिए तो मैं जवाब ही दे रहा हूं। लेकिन बहस से डरने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्योंकि ये मुद्दा इसलिए खड़ा होता है क्योंकि जब किरण बेदी जी मिट रोमनी और बराक ओबामा के बीच में बहस देख रही थी, तो टीवी देखते देखते उन्होंने खुद ही ट्वीट किया कि होनी चाहिए बहस सोनिया गांधी और नितिन गडकरी, जो कि उस वक्त के पार्टी प्रेसिडेंट। किरण बेदी उस वक्त एक नागरिक थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। और हम मानते हैं कि बहस स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, फॉरम संविधान के दायरे में होनी। तो आप बताएं, आप आज की तारीख में टेंस हैं, जरा भी कॉन्फिडेंट है? मैंने कहा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव 2/3 बहुमत के साथ जीतेगी। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है राहुल जी, ज्यादातर मैं गलत नहीं पड़ता, मीडिया गलत होता है। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आप ये मानेंगे कि अगर पिछले साल मई के चुनाव के बाद फौरन आप ये दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस करा लेते तो शायद इतने पसीने नहीं छूटने पड़ते जितने पसीने छूटे ही नहीं है। दिल्ली लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की पॉपुलैरिटी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी नीचे नहीं गई है, ऊपर आई है। हमने 8 महीने के अंदर इतने सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, इतनी सारी चीजों को अंजाम देने का काम किया है कि जनता का हमसे मुंह मोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दिल्ली में अगर एजेंडे की बात करें, क्योंकि शख्सियतों की बात हो रही है, बार बार उन्हीं की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द आके चुनाव खड़ा हो जाता है। अगर आपके एजेंडे को देखें, आप बिजली की कीमत, पानी की कीमत कम करने की बात करते हैं, लोग कहते हैं ये तो पिछली दफा केजरीवाल ने भी कहा था। क्या केजरीवाल इस इलेक्शन का एजेंडा सेट कर रहा है और उसको देखते हुए अमित शाह अपनी रणनीति बना रहे हैं? नहीं, हमने गत चुनाव में भी बिजली की कीमत कम करने का वादा किया था। आपने ठीक से पढ़ा नहीं? हमने पढ़ा, लेकिन मैं कह रहा हूं गत चुनाव में भी किया। इस तरीके से केजरीवाल ने इसको एजेंडा बनाया। आपको केजरीवाल फोबिया हुआ है? मुझे कोई फोबिया नहीं है। मेरी बात मानिए, हुआ है। वो हमसे बहुत डरते हैं। नहीं, हुआ हमसे बहुत डरते हैं। मेरी बात मानिए। वो तो हमें इंटरव्यू भी नहीं देते, वो तो बहुत डरते हैं। आपको लगता है कि हम उन्हें फेल कर देंगे। हाँ, पूछिए, बोलिए। हो गया जी। आपको केजरीवाल फोबिया हुआ है। ये बिजली का दाम कम करना, सस्ती बिजली देना, सस्ता पानी देना लास्ट टाइम भी हमारे एजेंडा में था और इसी एजेंडा को मानते हुए केजरीवाल की पार्टी से हमारी सीटें भी ज्यादा आई थी और वोट भी ज्यादा प्राप्त हुए थे। आप एक बात मुझे समझा दीजिए, केजरीवाल जी जीवन में एक भी चुनाव जीते हैं? दिल्ली का तो जीते ही थे। वो एमएलए नाते नहीं, वो लड़ाई एक है। नहीं, उसके बाद लोकसभा का लड़े, एक चुनाव लड़े, वो आप पार्टी लड़ी, दिल्ली में बहुमत नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी से छोटी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी से कम वोट आया, वो चुनाव हारे थे भारतीय जनता पार्टी की सापेक्षता। एक अपवित्र गठबंधन कर वो सत्ता में आए, बीच में छोड़ दिया, बाद में प्रधानमंत्री बनने चले, काशी से चुनाव लड़े, काशी से चुनाव हार गए, उनकी पार्टी बुरी तरह से पिट गई। दिल्ली की 7 सीटें हम जीत गए, हमसे 10% वोट कम मिले। और आज हमारी सरकार बनने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद हम क्यों डरे? हमारे डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
कोई 0.001% भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा राहुल जी। चुनाव के दिन 12 बजे भारतीय जनता पार्टी, मतगणना के दिन 12 बजे भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ यहाँ सरकार बना। 2/3 बहुमत? 2/3 बहुमत। जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आ रहे हैं, मैं चौथी बार बोल रहा हूँ ना, जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो तो या तो कांटे की लड़ाई दिखा रहे हैं या केजरीवाल को थोड़ा आगे। भैया आपका काम है लोगों को पूछताछ करना, नेताओं से पूछताछ करना। मेरा काम है जनता से बातचीत करना, जनता को पहचानना, उसकी नब्ज जानना। कोई ओपिनियन पोल यूपी में 73 सीट आती थी बता था? आपको भी नहीं पता था? मैंने तो आपसे बात की थी वाराणसी में रिजल्ट से पहले, आप 50-55 बोल रहे थे। मैंने ऐसा कहा था कि अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। मैं आंकड़ा इसलिए बोलना नहीं चाहता था क्योंकि हमारी पार्टी के काफी लोगों की सहमति नहीं थी इस चीज पर, वरना आपको लगा। मगर मुझे इतना मालूम पड़ता था कि बहुत बड़ा मैंडेट यूपी की जनता हमें देने वाली है। बीजेपी क्या दिल्ली के लिए मैनिफेस्टो लेके आएगी? अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मैनिफेस्टो आप लाएंगे ही नहीं। नहीं, वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट घोषित होगा 1-2 दिन में। पर ये मैनिफेस्टो आपने जम्मू कश्मीर में भी नहीं लाए। मैनिफेस्टो और विजन डॉक्यूमेंट में क्या अंतर है? नहीं तो आप विजन डॉक्यूमेंट लाएंगे? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि फुल स्टेटहुड पे आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार को देना चाहिए? इस पर एक बड़ी अच्छी बहस की जरूरत है। चुनावी मुद्दा बनाकर इतने संवेदनशील मुद्दे को तय करना नहीं चाहिए। इस पर चुनाव के बाद एक बहस होकर जो जनमत बनता है, जो असेंबली की राय बनती है, उसके आधार पर। जब आपकी सरकार नहीं थी तब तो बीजेपी क्लियर थी कि फुल स्टेटहुड होना चाहिए। हमने कभी उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया। अच्छा, पोल्यूशन का आप क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या करेंगे? इस पे आप बताएं दर्शकों को थोड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पॉल्यूशन के लिए, दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफी अच्छे कदम लिए हैं और इसी की तर्ज पर दिल्ली में भी काफी अच्छा काम किया जा सकता है।